हाँ जी दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखो दोस्तों, ये ज्योमेट्री का क्लास 2 है। ज्योमेट्री की दूसरी क्लास है ये। अपन ने कल एक क्लास ली थी, आज दूसरी क्लास है और ये हमारा एक मैथ का स्पेशल बैच चल रहा है, जो कि मैथ का एक स्पेशल बैच चल रहा है, जो कि अगले 3 महीने, कम से कम 3 महीने लग जाएंगे इसे पूरा होने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट थ्योरी के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम इसे करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखो, कल के लेक्चर में, कल की क्लास में आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, शायद इसमें थोड़ा सुधरेगी वो। और अगर ना भी सुधरे तो हम माइक चेंज कर देंगे, आवाज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा कोऑपरेट करना, आवाज की प्रॉब्लम को धीरे धीरे हम दूर कर देंगे। और कल पहली क्लास थी, आज दूसरी क्लास है। पहले हम 10-15 मिनट जो भी है कल की क्लास को रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर आगे की क्लास अपन लेंगे, आगे की क्लास लेंगे। और आप देखो, बहुत ही शानदार चीजें चल रही, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपनी अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है, रेखा और कोण। रेखा और कोण, ये टॉपिक चल रहा है। इसकी दूसरी क्लास है। सबसे पहले हम पहली क्लास का रिवीजन, फिर दूसरी क्लास। चलो तो हम पहली क्लास पर चलते हैं। देखो, ज्योमेट्री की दूसरी क्लास है रेखा और कोण। तो देखो, हमने सबसे पहले कल पढ़ा था कि बिंदु किसे कहते हैं। तो बिंदु पे देखो, बिंदु की कोई आइडियल परिभाषा नहीं है, कोई एक फिक्स परिभाषा, एक आदर्श परिभाषा बिंदु की नहीं है। लेकिन ऐसा कोई वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, वृत्त की कोई ना कोई त्रिज्या होती है। जब ये वृत्त छोटा सा छोटा होता चला जाता है तो उसकी त्रिज्या कम होती चली जाती है, एक टाइम पर इसकी त्रिज्या बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो वो जीरो त्रिज्या वाले कोई बिंदु कहते हैं। यानी अगर मैं कहूँ तो एक पेन पेंसिल के द्वारा जो डॉट बनता है ना, उसे बिंदु कहते हैं। पेन पेंसिल के द्वारा जो डॉट बनता है उसे बिंदु कहते हैं, बिंदु की परिभाषा। फिर हम रेखा की बात की थी। रेखा होता है अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ। अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ, ऐसे छोटे छोटे अनंत बिंदु जो बनते जाते हैं, देखो एक रेखा सी नजर आती है और इसे कहते हैं रेखा। रेखा के बारे में एक चीज ध्यान रखना कि रेखा अनंत तक जाती है, दोनों सिरों से अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई फिक्स लंबाई नहीं होती। अगर हम पी क्यू के द्वारा रेखा को डिनोट करेंगे, तो ये सी पी क्यू रेखा है, तो इसको अगर हम ये दोनों तरफ तीर लगाएंगे, क्योंकि ये अनंत तक जाती है, रेखा कोई फिक्स नहीं होती। हाँ, रेखाखंड, रेखा का एक छोटा सा भाग, पूरी रेखा में से एक छोटा सा भाग निकाल लिया, उसे रेखाखंड कहते हैं। और रेखा खंड को, जैसे अपन रेखाखंड दोनों सिरों से फिक्स होता है, इसकी दूरी फिक्स होती है। जैसे अपन पी क्यू, ये रेखाखंड है तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, इसके ऊपर इतना लगाएंगे, दोनों तरफ तीर नहीं लगाएंगे, मतलब ये फिक्स है। फिर किरण किसे कहते हैं? देखो, सूर्य की किरण सूर्य से आती है, यानी कि एक फिक्स बिंदु से आती है, फिक्स सोर्स से आती है और अनंत तक जाती है। यानी एक सिरा तो इसका फिक्स होता है और दूसरा सिरा अनंत तक जाता है, उसे किरण कहते हैं, जिसे रे बोलते हैं। और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे पी क्यू कोई किरण है तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एक सिरा फिक्स है और दूसरा अनंत तक जाता है। हमने बिंदु पढ़ा, रेखा पढ़ा, कोण, किरण पढ़ा। अब हम समतल के बारे में बात करें। देखो, समतल अनंत बिंदु, अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ होता है ना, जैसे अनंत बिंदुओं का एक बिंदु, रेखा का तो अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ एक सीधी रेखा में होता है, लेकिन सीधी दिशा में होता है। लेकिन अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ जैसे वर्ग की तरह अनंत बिंदु बना लें, अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ जो होता है वो समतल होता है। ध्यान रखना, समतल की कोई मोटाई नहीं होती। जैसे हम एक पन्ना ले लें, पेज ले लें, पेज की कुछ ना कुछ मोटाई, जो समतल की बात करेंगे देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो मोटाई नजर आएगी। लेकिन समतल की कोई मोटाई नहीं होती, इसलिए समतल की कोई आइडल आदर्श परिभाषा नहीं होती। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाते हैं कि आदर्श परिभाषा, आइडल परिभाषा है, तो समतल की भी कोई आइडल परिभाषा नहीं होती। लेकिन हाँ, समतल अनंत बिंदु का एक बिंदु पथ होता है जिसकी कोई मोटाई नहीं होती, जिसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ये हमने समतल पढ़ा। फिर हमने कल कोण के बारे में जाना। कोण किसे कहते हैं? देखो,
कोण होता है कि दो किरणों का जो ओरिजिन पॉइंट होता है ना, जैसे एक किरण यहाँ से स्टार्ट हुई एक्स बिंदु से और अनंत तक गई, दूसरी किरण इसी बिंदु से स्टार्ट हुई और अनंत तक गई। तो दो किरण, एक तो ए, एक बी और एक ओ। ओ एक किरण है, ओ भी एक किरण है, तो इनका ओरिजिन पॉइंट ओ फिक्स है ना। दो किरणों का जो ओरिजिन पॉइंट होता है, जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, वही कोण होता है, प्रारंभिक बिंदु वही कोण होता है। इसे जैसे थीटा से नोट कर दो कोण को। और मैं तुम्हें बता दूं, कोण कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमें ये पता चल गया कि दो किरणों के जो बीच का कोण होता है, या दो किरणों के जो घनिष्ठ बिंदु होता है, दो किरणों का जो ओरिजिन पॉइंट होता है, उसे कोण कहते हैं। लेकिन कोण कई प्रकार के होते हैं। ये जो कोण बनाया हुआ है ना, ये जो कोण बनाया हुआ है, ये जो कोण बनाया हुआ है, ये कई प्रकार का होगा थीटा। कैसे? एक तो न्यून कोण होता है, यानी कि जब उसकी माप, थीटा की माप 90 डिग्री से कम होती है ना, उसे न्यून कोण। थीटा की माप 90 डिग्री से कम होती है तो उसे न्यून कोण बोलते हैं। जब थीटा की माप 90 डिग्री के एग्जैक्ट बराबर होती है ना, तो उसे समकोण, राइट एंगल बोलते हैं। समकोण राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल को ऐसे दर्शाया जाता है, जब थीटा की माप जो होती है ना 90 डिग्री से तो अधिक होती है, जब थीटा की जो माप होती है ना वो 90 डिग्री से तो अधिक होती है, लेकिन 180 से कम होती है। तो ये समझ लो, ये किरण है, ये 90 डिग्री का सीधा बनता है, 90 डिग्री से अधिक ये, और 180 से कम, यानी ये जो कोण है ये अधिक कोण होता है। अधिक कोण को ऑब्ट्यूज बोलते हैं और न्यून कोण को एक्यूट बोलते हैं। फिर हमने आगे बात की कि ऋजु और सरल कोण। जब एक ऋजु और सरल कोण किसे कहते हैं? जब एक सरल रेखा पर, जैसे ये एक किरण, ये इधर जा रही है अनंत तक, इसका ये ओरिजिन पॉइंट है। दूसरी किरण यहाँ से इधर दिशा में जा रही है, इसका ओरिजिन पॉइंट ये है। तो ये जो है, ये जो ओ बिंदु है, इस पे जो कोण बनेगा ना, उसे ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं, जिसकी माप 180। यानी कि जब थीटा की माप 180 होती है तो उसे ऋजु कोण या सरल कोण या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। यानी कि सीधी रेखा पर जो बना कोण, यानी दोनों किरणें एक रेखा में आ जाती है, सीधी रेखा में आ जाती है, विपरीत दिशाओं में आ जाती है, सीधी रेखा में आ जाती है, तो उसे ऋजु या सरल कोण बोलते हैं, जिसकी माप 180 होती है। फिर वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? जब थीटा की माप 180 से तो ज्यादा होती है और 360 से कम होती है। 180 से ज्यादा होती है, 360 से कम होती है, यानी कि ये एक किरण है और ये दूसरी किरण है, इसका मान 180 से तो ज्यादा है और 360 से कम है। तो ये जो कोण है ना, ये वृहत कोण बोलते हैं इसे। इसे जो बोलते हैं वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। कई बार जैसे आपको नीचे वाला कोण दिया होता है, जब एक बात बताओ, ये थीटा है, और पूर्ण कोण क्या होता है? देखो, कंप्लीट एंगल। जब दोनों किरणें एक ही रेखा पर हो जाती हैं, पहली किरण ये और दूसरी किरण उनके ये पूर्ण कोण हो गया, तो इसी पर आ जाती है, इसी दिशा में इसी पर आ जाती है, इस पे संपात हो जाती है, तो थीटा का मान 360 हो जाता है। पूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। ध्यान रखना, जैसे कई बार ऐसा होता है कि रिफ्लेक्स एंगल थीटा जो है वो हमें पता है, लेकिन कई बार हम क्या कहते हैं कि जैसे अब ये थीटा है, रिफ्लेक्स एंगल, तो बचा कुचा एंगल 300 पूरा 360 का होता है, तो बचा कुचा एंगल जो होगा वो 360 में से कम हो जाएगा। मान के चलो हमसे पूछ लिया कि थीटा कोई कोण दे रखा है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, तो हमें पता है कि रिफ्लेक्स एंगल और बचे कुछ एंगल का जो योग होता है वो 360 होता है। तो जब हमें बचा कुचा एंगल दे रखा है और हमसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा है, तो 360 में से कम कर देंगे। तो किसमें करेंगे? 360 में से कम कर देंगे। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसे 360 में से कम कर देंगे। क्या कर देंगे? 360 में से कम कर देंगे। तो कई बार हमें ये नीचे वाला कोण देखा होता है, हमसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा होता है, परिवर्ती वृहत कोण पूछा होता है, तो उसे 360 में से कम कर देंगे। अब आता है आसन्न कोण। आसन्न कोण किसे कहते हैं? ध्यान रखना, आसन्न कोण, दो चीजें ध्यान रखनी है आसन्न कोण में। आसन्न कोण में एक तो होता है कि
हमसे ये पूछ लेता है कि इनमें से आसन्न कोण कौन-सा है? तो आसन्न कोण के लिए 2 चीज़, जैसे एक किरण ये जा रही है, जैसे O बिंदु से जा रही है और A तक मान, दूसरी जा रही है O बिंदु से ही, यहाँ से ही और B तक जा रही है। ये दूसरी किरण है और ये तीसरी किरण है C, ये O बिंदु से जा रही है। हमसे पूछा आसन्न कोण। आसन्न कोण के लिए मैंने कल भी बताया था कि ओरिजिन पॉइंट समान होना चाहिए, तीनों का समान है, कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिन पॉइंट समान होना चाहिए, एक लाइन कॉमन होनी चाहिए। एक लाइन कॉमन, जैसे मैं ये कह दूं कि AOB, ये वाला कोण AOB, एक लाइन वह होना चाहिए। तो ए कोण, देखो एक कोण का साइन है AOB और AOC, कोण AOC, एक तो इधर दिशा में बना AOB और एक इधर दिशा में बना AOC, तो ये दोनों आसन्न कोण होंगे। ध्यान रखना आसन्न कोण ये दो, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आसन्न कोण तो ये होंगे, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन शीर्ष होना चाहिए, वो जो ओरिजिन पॉइंट है वो एक होना चाहिए है। एक लाइन कॉमन होनी चाहिए, OA एक लाइन कॉमन भी है। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं ये कोण ले लूं, देखो ये वाला, मैं इसे दूसरे पॉइंट से समझाऊंगा। जैसे ये कोण ले लूं मैं B, ये वाला B, एक अगर मैं ये ले लूं B, पेन चेंज करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक में ये ले लूं B O A, और अगर मैं ले लूं B O C पूरा वाला, B O C ये वाला पूरा वाला B O C और B O B, कॉमन तो इसमें भी O B है, ओरिजिन पॉइंट भी समान है, लेकिन ध्यान रखना ये ओहेनिस्ट नहीं होंगे। B O A और B O C पूरा वाला कोण, जो ये पूरा वाला कोण है ना, ये और B O A, ये ध्यान रखना ओहेनिस्ट लाइन की, ये मेन पॉइंट है। ओहेनिस्ट लाइन की, ओहेनिस्ट जो लाइन है, कॉमन जो लाइन है, कॉमन लाइन के दोनों तरफ होना चाहिए, एक तरफ ये और एक तरफ ये, दोनों तरफ वाले कोण आसन्न कोण कहे जाते हैं। विपरीत दिशा में होने चाहिए, दोनों कोण होने चाहिए, दोनों दिशाओं में होने चाहिए, ओवेनिस्ट लाइन के दोनों तरफ होने चाहिए, वही आसन्न कोण कहे जाएंगे। ओरिजिन कोण समान होना चाहिए, एक लाइन ओवेनिस्ट होनी चाहिए, ओवेनिस्ट लाइन के दोनों तरफ वाले कोण आसन्न कोण, ध्यान रखने वाली बात है। फिर मैंने शीर्षाभिमुख कोण की बात की, तो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? देखो, जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो जो प्रतिच्छेद कर बिंदु जो है, ये प्रतिच्छेद बिंदु के जो आमने सामने के जो कोण होते हैं ना, वो शीर्षाभिमुख कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट। ये इधर साइड के भी होंगे, ये पॉइंट है इधर की, एक साइड इधर आमने सामने की, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु के आमने सामने की कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने, ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने में, ज्योमेट्री को थ्योरी समझने में ये पॉइंट बहुत काम आते हैं। छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन इनसे ही शुरुआत होती है, ये आपको समझने होंगे और ये आपको आगे बहुत काम आएंगे। अब एक होता है पूरक कोण, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, एक होता है संपूरक, जिसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और एक होता है रैखिक युग्म कोण, जिसे लाइनियर पेयर एंगल बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। ध्यान रखना, पूरक कोण, जब दो कोणों का योग, पूरक कोण किसे बोलते हैं? जब दो कोणों का योग पूरक कोण बोलते हैं। जब दो कोण, जैसे अल्फा प्लस बीटा, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, मेन चीज है 90 डिग्री। पूरक में ध्यान रखना, पूरक छोटा है तो 90 डिग्री, समपूरक बड़ा है, समपूरक बड़ा है तो समपूरक में 180 डिग्री होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान 180 होता है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि पूरक कोण वो होते हैं जिन, जैसे दो कोण पूरक कोण है तो उनका मान 90 डिग्री होगा, दोनों का योग। दो कोण संपूरक है तो उनका मान, दोनों का योग 180 होगा। मेन चीज ध्यान रखने वाली बात है, आपको एक कोण देगा, दूसरे कोण की बात करेगा कि अल्फा का, यानी कि अगर 40 है, 40 का पूरक कोण क्या हुआ, हमें पता है दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। एक 40 है तो दूसरा 50 होगा, या 90 में से कम कर लो। संपूरक कोण, दो कोणों का योग 180 होता है, तो हमें पता है एक कोण 80 दे रखा और आपसे पूछे इसका संपूरक कोण, इसका सप्लीमेंट्री एंगल, इसे अनुपूरक भी बोलते हैं, इसका अनुपूरक कोण क्या होगा, तो हमें पता है जब एक 80 है तो दूसरा 100 होगा, क्योंकि दोनों का योग 180, जब एक दे रखा है तो दूसरे को 180, दूसरा निकालने के लिए 180 में से घटा देते हैं। मेन चीज ये है। संपूरक, पूरक संपूरक को ध्यान रखने, पूरक छोटा है, पूरक 3 अक्षर है, संपूरक में 5 के करीब है।
पूरक की बात हुई तो 90 छोटा है, पूरक के केस में 90 की बात होगी, संपूरक के केस में 180 की बात होगी। अब देखो पूरक और कोण, जैसे आप थीटा दे रखा है कि 20, 20 का पूरक कोण क्या होगा, तो हमें पता है दोनों का योग 90 डिग्री होता है तो 70 होगा। अगर हमसे पूछे 20 का संपूरक कोण क्या होगा, हमें पता है दोनों का योग 180 होता है, तो एक अगर 20 है तो दूसरा 160 है, यानी कि 180 में से घटा लो। अगर हमसे पूछे कि एक पूरक कोण अगर एक थीटा कोण 50 डिग्री का है, उसका पूरक कोण तो दोनों का योग 90 डिग्री होता है तो 40 डिग्री। संपूरक कोण एक एक दोनों का योग 180 होता है, तो 50 है तो 180 में से घटा लेंगे तो 130। ऐसे ही हमसे पूछे कि अगर एक कोण 75 डिग्री का है, इसका पूरक कोण क्या होगा, हमें पता है दोनों का योग 90 डिग्री होता है, तो 15 डिग्री बचा, 15 डिग्री होगा। दूसरा कोण 15 डिग्री होगा। अगर हमसे पूछे एक कोण 75 डिग्री है, इसका संपूरक कोण क्या होगा, तो हमें पता है दोनों का योग 180 होता है, तो एक 75 है तो दूसरा 105 होगा, क्योंकि दोनों का 180 होता है, 180 में से घटा लो दूसरा कोण आ जाता है। एक होता है रैखिक कोण, इन दोनों का जैसे ये रेखा है और ये केवल रेखा पे रैखिक का मतलब केवल रेखा पर। संपूरक कोण कैसे भी बन सकते हैं, आड़े तिरछे कोण कैसे भी, जैसे संपूरक कैसे भी बन सकते हैं, लेकिन एक रेखा पर बने कोण, एक रेखा पर बने कोण, जहां पे हम ऋजु कोण सरल कोण की बात की थी ना, जैसे ये मान लिया अल्फा, ये मान लिया बीटा, ये इन दोनों का योग 180 होता है। रेखा पर बने कोण 180 होते हैं। दूसरा हमने पहले भी पढ़ा था, दूसरा संपूरक कोण का मान, ये अल्फा बीटा अगर 180 है तो ये संपूरक कोण भी कहे जाएंगे। और दूसरे नंबर की बात, इन्हें संपूरक कहेंगे, इन्हें रेखा पर बने कोण कह देंगे, लेकिन इनकी अगर एक रेखा की बात हो रही है तो इन्हें लीनियर पेयर एक अलग से नाम दिया, केवल रेखा वालों के लिए, रैखिक युग्म कोण। रेखा पर जो कोण बने होते हैं, सरल कोण, ऋजु कोण को ही रैखिक युग्म कोण कहते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो। मैंने ये सीखा। फिर हम पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। ध्यान रखना, दो रेखाएं समानांतर होती हैं, उनके बीच की दूरी हर पॉइंट पर, हर जगह समान होती है, उनके बीच की दूरी। वो कभी भी आगे फ्यूचर में कभी भी कितना भी आगे बढ़ा लो, कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, कभी एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, ये होती है। जैसे रेल की पटरी सीधी होती है, कभी दो रेल की पटरी सीधी होती है, कभी वो एक दूसरे को आगे काटती नहीं, तो ये समानांतर रेखा होती है, पैरेलल लाइन जिसे बोलते हैं। इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, हर पॉइंट पर जब हमेशा बराबर होगी तो कभी नहीं। और इन्हें इन्हें जो प्रेजेंट करने के, जैसे ये L1 है और ये L2 मान ली, तो इन्हें ऐसे डिनोट करते हैं, L1 समानांतर है L2, ये डिनोट करते हैं। जिसके साइन अगर ऐसा लगाया जाए, दोनों रेखा समानांतर है, या फिर एक साइन ऐसा भी लगाया जाए, जैसे ऐसे तीर का निशान, तो ही समझ लेना कि ये समानांतर है। अब जैसे आपको मैं बता दूं, जो दो लाइन समानांतर है, जैसे L1 और L2, ये दो लाइनें और ये समानांतर है, और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है L3 तिर्यक रेखा जो इन्हें काट रही है, तो इन तिर्यक रेखा काट रही है तो कोण बनते हैं, एक है जैसे पहला एक नंबर का कोण, दो नंबर का, तीन नंबर, चार, पांच, छह, इस सब कोणों के अपने अपने नाम, जिनमें से संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल किसे बोलते हैं। जैसे दो रेखाएं, दो एक समांतर रेखा ने तिर्यक रेखा काट रही है, तो रेखा के ऊपर वाले कोण या रेखा के नीचे वाले कोण, या तो रेखा के ऊपर वाले कोण या रेखा के नीचे वाले कोण, ये कोण, लेकिन तिर्यक रेखा के एक साइड वाले, ये तिर्यक रेखा है, इसकी ये इधर साइड वाले, तो ये ऊपर वाले, इस रेखा के जो है L1 रेखा के, इस रेखा के ऊपर वाले कोण, दोनों रेखाओं के ऊपर वाले कोण, और दूसरी तरफ देखें तो इन दोनों रेखाओं के नीचे वाले कोण, यानी कि रेखा के ऊपर वाले कोण या रेखा के नीचे वाले कोण, लेकिन तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होने चाहिए, तो इधर साइड या इधर साइड, जिन्हें संगत कोण बोलते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। जैसे अगर मैं देखूं तो कोण 2, और अगर मैं कोण देखूं तो कोण 6, दोनों रेखा के ऊपर है, एक साइड है, तो कोण 2 बराबर कोण 6। ऐसे ही कोण 3, कोण 7 रेखा के नीचे वाले एक तरफ है, तो ये भी बराबर होंगे संगत कोण। ऐसे ही कोण 1 और कोण 1 और कोण 5 बराबर है। एकांतर कोण होता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल बोलते हैं जो एक तरीके से तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा को ये सॉरी समांतर रेखा और यानी तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो ये एकांतर यानी कि सीधे नहीं, अल्टरनेट, एक ये और एक, ऐसे ही
ये एकांत समानांतर रेखा है, तिर्यक रेखा काट रही है, एक ये और एक, यानी कि देखा जाए तो एक जेड सा बनता है, एक ये कोण और एक ये कोण, ये दोनों समानांतर है जैसे, एक ये कोण, एक ये कोण, ये एकांतर, इन्हें अंत एकांतर बोलते हैं। जब यही चीज बाहर के लिए अप्लाई हो जाती है, जैसे ऐसे, ये दोनों समांतर रेखाएं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये और फिर इसका एकांतर, तो ये एकांतर कोण है, ये बहिष्कोण एकांतर बोलते हैं और इन्हें अंत एकांतर बोलते हैं। यानी कुल मिला के जब जेड बनता है, जब बाहर की दिशा में बनता है, जब अंदर की दिशा में बनता है, उन्हें एकांतर कोण बोलते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं। ध्यान रखना, अगर आपको दे दे कि एकांतर कोण बराबर है संगत कोण बराबर, तो समझ लेना दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। अगर आपको दे रखा है कि दो रेखाएं समानांतर है और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो समझ लेना कि वो एकांतर कोण और संगत कोण बराबर है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत बराबर होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट सही होते हैं। एकांतर है तो समानांतर रेखा है, समानांतर है तो एकांतर। अंतर कोण किसे बोलते हैं? जैसे एकांतर कोण में बता दूं, जैसे कोण 3 है बराबर है कोण 5 के, ये एकांतर कोण कहे जाते हैं। जैसे अंतर कोण है, अंतर कोण जैसे दो समानांतर रेखा और यानी तिर्यक रेखा हो, तो ये देखो ये कोण और ये दोनों अंतर एक ही साइड में, तिर्यक रेखा की एक ही साइड में अंदर की ओर, ये तिर्यक रेखा के एक ही साइड में ऊपर ऊपर वाले या नीचे नीचे वाले संगत कोण एक ही तरफ अंदर के उन्हें एकांतर कोण कहते हैं। जैसे कोण 3 प्लस कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और कोण 6। लेकिन ध्यान रखना, हमें एक फैक्ट याद रखना है कि अंतर कोण में तो पता चल गया है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर वाले कोण में अंतर कोण बोलते हैं। ध्यान रखना है अंतर कोणों का योग हमेशा 180 होता है, अंतर कोणों का योग हमेशा 180 होता है और ये चीज बताते हैं कि अंतर कोणों का योग 180 होता है। तो ऐसी कोण 3 कोण 6 प्लस 6 180, ऐसी कोण 4 प्लस कोण 5 ये भी 180 हो, क्योंकि ये भी अंतर अंतर कोण है। कोण 4 प्लस कोण 5 ये भी 180। अब एक आ जाता है बाह्य कोण। क्या आ जाता है? बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या होते हैं? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल उसे बोलते हैं, जैसे कोण 1 कोण 7 गुना एक्सटीरियर एंगल, जैसे ये है। अब एक्सटीरियर एंगल को कोई अलग से नहीं है, इसी में से निकल रहा है। देखो जैसे मैं आपको बता दूं कि हमें ये पता है कि कोण 3 है, कोण 3 है, 1 और कोण 3 बराबर होंगे किससे? शीर्षाभिमुख से। पहले पढ़ रखा है प्रॉपर्टी, शीर्षाभिमुख से ये 1 कोण 1 और 3 बराबर। हमने ये भी पढ़ा रखा है कि कोण 3 और कोण 5, फिर कोण 3 और कोण 5 बराबर होंगे एकांतर से। पढ़ रखा है। फिर हमने ये भी पढ़ रखा है कि कोण 1 कोण 3 के बराबर है और हमने ये भी पढ़ रखा है कि कोण 3 कोण 5 के बराबर है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि कोण 5 कोण 7 के बराबर होगा शीर्षाभिमुख, कोण 5 कोण 7 के बराबर होगा शीर्षाभिमुख। कोण 5 कोण 7 के बराबर होगा शीर्षाभिमुख। तो यानी कहने का कोण 1 कोण 3 के बराबर 3, 5 के बराबर 5, 7 के बराबर, तो कोण 1 बराबर कोण 7 के बराबर होगा। इस फैक्ट को भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अंतर कोण दो कोणों का 180 होता है। बाह्य कोण किसे बोलते हैं? जैसे कोण 1 ये और कोण 8 ये बाह्य कोण है, ये भी बराबर। बाह्य कोण कोण 1 बराबर कोण 8 ये भी बराबर होंगे। ध्यान रखना इस चीज को, ये भी बराबर होंगे कोण 1 बराबर कोण 8। लेकिन मैंने एक फैक्ट निकाला, ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसे समझने की जरूरत है, एक क्वेश्चनों में निकल जाता है।